महंगाई से राहत मिल चुकी है। जून में रिटेल महंगाई सिर्फ 2.1% रही। अब लोन की किस्तें भी और घट सकती है, क्योंकि रिजर्व बैंक अगस्त में होने वाली बैठक में फिर रेपो रेट घटा सकता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह कहना है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि न्यूट्रल रुख का यह मतलब नहीं है कि पॉलिसी रेट्स नहीं घटाई जा सकती। जरूरत पड़ने पर इसमें और कटौती की जा सकती है। प्रवीण सर, क्या सरकार ब्याज दरों में और कटौती कर सकती है? नहीं, कटौती का रास्ता फिर से खुल सकता है, जिस हिसाब से रिटेल महंगाई का अभी जो आरबीआई के जो अनुमान है उससे भी कम पे महंगाई 2.1%, एक लंबे वक्त बाद 2.1% का रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है। और उसने आरबीआई को अब एक इस तरह का हेडरूम दे दिया है कि जहाँ पे कि आप अब एक दौर में और रेट कट कर सकते हैं। जी, एज है सर। लेकिन सबसे चिंताजनक बात इस रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है सर, कि कहा जा रहा है कि पिछले 9 सालों में बैंकों के डिपॉजिट्स में ना जबरदस्त डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मेरे पास आंकड़ा है, जो डिपॉजिट्स का जो रेट है 43% से घटकर अब 35% के आसपास हो गया। लगातार हम लोग मनी सेंट्रल में और तमाम जितने भी पैकेजेस हम लोग जो कर रहे हैं सर, उसमें हम लोग ये चिंता जता रहे हैं। पहले भी इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में भी हम लोगों ने इस पर कई बार डिस्कशन किया था। कहा था कि ओवर फाइनेंशियलाइजिंग वाला मामला है, बैंकों में पैसा आ नहीं रहा है। लोग जो है पैसा स्टॉक्स में हो गया, बॉन्ड्स में हो गया, म्यूचुअल फंड्स में हो गया, गोल्ड ईटीएफ में हो गया, सिल्वर में हो गया, या बिटकॉइन भी कह सकते हैं, तमाम दूसरे एसेट क्लास में पैसा जा रहा है। क्या यही एक बहुत बड़ा कारण है कि बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, या कोई और दूसरी वजह है सर? नहीं, बिल्कुल यही एक बड़ी वजह है, जहाँ पे कि लोगों ने बैंकों में अपना डिपॉजिट करना कम किया है। और आप समझिए कि 43% के जो रेट था उससे घट के ये 35% पे पिछले 8-9 साल में ही आ गया। और न सिर्फ रिजर्व बैंक की ये चिंता है, बल्कि ये आरबीआई बल्कि सरकार की भी ये चिंता है। और ये सेबी भी चिंता इस बात की पिछले साल जता चुका है कि जिस तरह से लोग अंधाधुंध तरीके से पिछले साल तक तो खैर जिस तरह का फ्रेंजी था शेयर मार्केट्स में और F&O में पैसा लगाने का, अब उसमें थोड़ा सा कूल डाउन होते हुए हमने देखा है। नए जो डीमेट अकाउंट खोलने की भी तादाद है वो भी कम हुई है। और तमाम तरह का अब तक का अगर आप देखेंगे इस साल या बल्कि पिछले साल के आखिर से, तो SIPs हों या म्यूचुअल फंड में भी जो इन्फ्लो हो उसमें भी थोड़ा मॉडरेट रुख होता हुआ नज़र आया है जी। इसके बावजूद जो लोगों को जो समझ में आ रहा है कि अगर, और सबसे बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का, कि अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, अगर आपको एक वेल्थ क्रिएट करनी है लंबे वक्त में, कॉस्ट ऑफ लिविंग जिस हिसाब से बढ़ी है, अगर उस सबके लिए पैसा आपको निकालना है, बचाना है, तो आपको ट्रेडिशनल बैंकिंग प्लेटफॉर्म से बाहर निकल के देखना होगा। कम से कम अपनी सेविंग का एक हिस्सा ऐसा होगा आपको जो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, जहाँ पे कि आप एक ज़्यादा रिटर्न पा सकें जी। और उसमें इक्विटी आधारित जो फंड्स हैं या जो आप कहें कि डेस्टिनेशन है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। प्रवीण सर, लगातार मैं आपसे चर्चा करता हूं, आप कहते हैं कि विशाल वेज ग्रोथ नहीं है, लोगों के पास नौकरियां हैं लेकिन मान लीजिए उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसे वक्त में मान लीजिए अगर मुझे गोल्ड में 25 से 35% का अगर मुझे रिटर्न मिल जा रहा है, इक्विटी या शेयर बाजार में मैं पैसा लगा के 10-15% का रिटर्न कमा ले रहा हूँ, SIP में से अच्छा रिटर्न ले पा रहा हूँ, तो क्या ये गुनाह है? क्या नहीं, गुनाह इसमें कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, जो सरकार की चिंता है, जो सेबी की चिंता है और जो आरबीआई की चिंता है, दो तरह की चिंताएं हैं। प्लीज बताएं। एक तो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की फिक्र है, जिसको लेके आरबीआई को लगातार इस साल की शुरुआत से आरबीआई ने अंधाधुंध पैसा आपने सिस्टम में डाला। आपने लिक्विडिटी की बात की सर, 1% का CRR कट हुआ, यानी 100 BPS का। उस समय गवर्नर साहब ने ही कहा कि 2.5 लाख करोड़ जो है सिस्टम में आएंगे, तो लिक्विडिटी की समस्या तो दूर हो गई। हाँ, नहीं, वो 11-12 लाख करोड़ रुपए आरबीआई अब तक डाल चुका है इस साल जनवरी में। अब से लेके अब तक तरह तरह के आप VRR करके ले लीजिए या और दूसरे तरीकों से, तो वो एक लिक्विडिटी जो क्रंच था बैंकिंग सिस्टम में, एक वो फैक्टर केवल और केवल आरबीआई के पैसे से लिक्विडिटी मार्केट में रहे वो पॉसिबल नहीं है। आपका आम लोगों का पैसा बैंकों में होना चाहिए, ताकि बैंक उसको कर्ज के तौर पर बांट सके और सिस्टम में मनी फ्लो कर सके। तो एक बड़ी चिंता इस बात की थी। दूसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर है लोगों के रिस्क के साथ।
क्या लोग जो पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में या फिर F&O जैसे बेहद खतरनाक या कहें गंभीर उसके रिस्क वाले उसमें, क्या उनको उस रिस्क प्रोफाइल की जानकारी है? क्या वो इतना रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं? और बिल्कुल जो ताज़ा जो सेबी की रिपोर्ट जो आई अभी, उसमें स्टडी जो आई 91% लोगों को नुकसान, उसमें लंबा चौड़ा आया FY24 के बाद। जो 93% के बाद FY25 में अगर हम देखते हैं तो लॉस लोगों का 90% से ऊपर ही है सर। हाँ, 84,000 से बढ़ के 1 लाख रुपये को जी। क्रॉस कर गया। और F&O में जो टोटल अगर लॉस देखा जाएगा तो वो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लॉस है। 1,01,000 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस F&O में हुआ। हाल फिलहाल में सर एक बहुत वायरल टेम्पो ड्राइवर बहुत वायरल हुआ, जिसका बहुत मीडिया हाउसेज ने इंटरव्यू भी किया। बॉम्बे का है वो टेम्पो ड्राइवर, वो F&O ट्रेडिंग करता था। उससे उसको लगता है कि लाखों रुपए उसके जो है डूब गए। वो अब मीडिया में बैठकर तमाम तरह की रिपोर्ट्स में वो कह रहा है कि मत करिए F&O ट्रेडिंग में, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा लाखों हार्ड अर्नड मनी मेरा जो है बर्बाद हो गया। बिल्कुल, तो इस तरह के वाकये आपको गली मोहल्ले गांव कस्बे तक मिलेंगे, जहां पे लोगों को पता नहीं, लोगों को बस इतनी बात पता चली। और उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, जो फिनफ्लुएंसर्स जिनको हम बोलते हैं, उनका भी है, जिन्होंने अपने स्क्रीनशॉट्स फर्जी या असली जो भी है वो लगा लगा के लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया मैं तो कि सर आप कई F&O लोगों में को पैसा जानता लगाएं। हूँ, जानता क्या हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ तो देखता हूँ लाइव ट्रेडिंग चलता रहता है सर। लाइव रहते हैं लोग और बताते रहते हैं कि हाँ भाई यहाँ आप एंट्री ले लीजिए, अब एग्जिट उसमें कर देखिए लीजिए। एक नई चीज हो रही है, चूंकि अब AI का दौर आ गया है तो डीप फेक AI वीडियोस आने लगे हैं, जिसमें जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी जो एनालिस्ट हैं या एंकर्स हैं या इकोनॉमी के जानकार हैं, उनसे उनके वीडियोस रील्स के थ्रू आ रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि मैं हर सुबह आपको 9 बजे 4 स्टॉक्स की टिप्स दूंगा, जहां आप पैसा लगाएंगे और माला माल हो जाएंगे। और लोगों को उसको असली और नकली का फर्क कर पाना मुश्किल है। तो वो जो एक फ्रेंजी बना हुआ है, एक आप समझिए कि एक ऐसा उबाल आया हुआ है लोगों में कि किसी भी तरह से आप बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना चाहते हैं। एक तरीका है कि आप एक लॉन्गर टर्म में एक ठीक ठाक रिटर्न के साथ आप वेल्थ क्रिएट करें। एक तरीका है कि आप बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिस्क लेके पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। तो बड़ी तादाद में बिना ज़्यादा समझदारी हासिल किए, ज़्यादा जानकारी हासिल किए, लोग दूसरा जो वो ऑप्शन है उसको चुन रहे हैं, वहाँ अपने हाथ जला रहे हैं। और ये चिंता फिर RBI को भी होती है, ये चिंता फिर सेबी, जब पिछले साल सेबी चीफ बोलती है कि चाहे मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, बबल है, आपको बचना होगा, F&O से आपको बचना होगा। और यही चिंता खुद सरकार और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जताती है। एक लास्ट सवाल सर, अगर बैंकों में पैसा नहीं आएगा तो जो क्रेडिट ग्रोथ को लेकर भी हम लोगों ने मनी सेंटर में खूब चर्चा की है, तो क्या वो भी इफेक्ट होगा सर? बैंकों के पास अगर पैसा ही नहीं आएगा तो वो फिर कैसे फार्मर्स को या स्टूडेंट लोन हो या एजुकेशन लोन हो या होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, वहाँ भी वो नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल, यही पूरी एक फिक्र है। और ये चूंकि देखिए म्यूचुअल फंड्स का अगर हम बात करें तो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है पूरे देश में, गांव देहात तक पहुंचने की बात है। चाहे अब आप नए एंट्रेंट्स की बात कर लीजिए, जियो ब्लैक रॉक आ गया सर, बिल्कुल 3 फंड्स पहले आ गए, डेट फंड्स 4 का कल उन्होंने लॉन्चिंग कर दी। तो अब वो गांव देहात तक पहुंचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का तगड़ा नेटवर्क है। दूसरे फंड हाउसेस भी आ रहे हैं, चाहे आप जो जीरो ब्रोकिंग वाले बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म थे अब उनको भी आने की अनुमति मिली है म्यूचुअल फंड के बिजनेस में। इसी तरह से स्टॉक ब्रोकिंग का भी काम है। लोगों की तादाद बढ़ रही है, भले थोड़ा मान लीजिए उसकी पेस जो है वो पिछले साल जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तो पेस थोड़ी सुस्त हुई, लेकिन अब वो फिर जैसे ही मार्केट चढ़ना शुरू होंगे लोगों की फिर रफ्तार बढ़ेगी उसमें आने की। तो वो पैसा जो बैंक में आता था पहले, वो पैसा अब यहाँ जाने लगा और फिर वो एक बैंकिंग सिस्टम के लिए खतरा पैदा होता हुआ दिखाई देता है।